न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोहना दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दमदमा लेक पहुंचने के बाद जैव विविधता पार्क के निर्माण की आधारशिला रखी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दमदमा झील के पुनर्निर्माण योजना का शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोहना के दमदमा गांव में करीब 420 एकड़ जमीन में बनने वाले बायोडायवर्सिटी पार्क की आधारशिला रखी। इसके साथ करीब 80 एकड़ भूमि में फैली दमदमा झील के पुनर्निर्माण की योजना का शिलान्यास भी किया। बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 10 साल के अंदर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। पहले चरण में दमदमा झील को विकसित करने के कार्य किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1 साल में दूसरी बार दमदमा आने का अवसर मिला है। जीव जंतुओं का संरक्षण करना सरकार का लक्ष्य है। बहुत प्रसन्नता का ये विषय है कि एक बायोडायवर्सिटी पार्क के नाते से और अर्नेस्ट यंग फाउंडेशन के सहयोग से ये जो प्रोजेक्ट लगभग 450 एकड़ पर यह बनाया जाएगा, ये बहुत एक सराहनीय कार्य है। और इस प्रकार के बायोडायवर्सिटी पार्क के कारण से जो एक जैव विविधता का जो कार्यक्रम है, यानी जीवों का संरक्षण करना है, उनकी स्पीशीज को बचाना है, और खास करके इस एरिया में जैसे पर्यटक आएंगे उन पर्यटकों के आने का भी लाभ इस इलाके को होगा। एक सराहनीय कार्य उन्होंने किया है। साथ में गुरुजल संस्था ने भी इसमें सहयोग किया है। इन संस्थाओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी इस प्रकार के काम भी लगेंगे। सर, अभी गुजरात चुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी को एक जो लीड मिली है, क्या कहेंगे उसको लेकर? प्रचंड जीत हुई है सर। आज से पहले अभी तक गुजरात में इतनी सीटें बीजेपी को नहीं मिली। देखिए, जनता का वर्डिक्ट है, जनता के वर्डिक्ट को हम सम्मान करते हैं और आखिर तो हर 5 वर्ष के बाद लोकतंत्र में जनता के सामने जाना पड़ता है। गुजरात में लगातार और एक अच्छी लीड और एवर हाईएस्ट लीड जिसको कहना चाहिए वो मिली है, तो उसके लिए भी जनता को श्रेय जाता है। और जहाँ तक हिमाचल का विषय है, हिमाचल अभी नेक टू नेक सारा चल रहा है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि अच्छा करके दिखाएंगे गुजरात में, हिमाचल में वो नतीजा उनको मिला नहीं है राष्ट्रीय पार्टी को लेकर, उसको लेकर क्या आप कहते हैं? देखिए, वो हवाई बातें उनकी हैं। ये ठीक है कि दिल्ली में एमसीडी में उनको सफलता जरूर मिली है, लेकिन दिल्ली में पहले भी उनकी प्रदेश सरकार चल रही है और वहाँ अगर उनको कुछ मिल गया है तो वो एक कंबाइंड सारा रिजल्ट रहता है। लेकिन बाकी किसी प्रदेश में ना उनको कोई हरियाणा में सफलता मिली। आदमपुर में भी वो जमानत जब्त करा करके आए थे, 1.5 लाख में से 3500 वोट लेकर के आए। उनको ना कुछ हिमाचल में मिला, ना गुजरात में मिला। वो 1 या 2 स्टेट में जो उनको सफलता मिली है उसके अलग से विशेष कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत जल्दी उन सारी बातों को समझती है जो वो प्रचार करते हैं और जिस प्रकार का सारा विषय रहता है। जनता कभी भी ऐसी व्यवस्था को, जैसी वो व्यवस्था का प्रचार करते हैं, उसको कभी भी स्वीकार करने वाली नहीं। दिल्ली एमसीडी के चुनाव पर क्या कहेंगे सर? मैंने कह दिया मिल गया उनको। 27 साल से गुजरात में भाजपा राज कर रही है। एक बार फिर दोबारा से गुजरात की जनता ने जिस तरह से भाजपा को मौका फिर दिया है, कैसे देखते हैं सर? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है जब काफी लंबे समय तक सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, खास करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य पद्धति और जो जनता के लिए हित में जो कुछ काम करते हैं, उन उपलब्धियों को लेकर के जनता बहुत उत्साहित है, जनता बहुत संतुष्ट है। और खास करके गुजरात जैसे प्रदेश में जहां से स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी संबंध रखते हैं, तो वहां तो इतना लंबा समय जो चल रहा है उसका श्रेय जनता को भी जाता है, वहां नरेंद्र मोदी जी को भी जाता है। वहीं बायोडायवर्सिटी पार्क कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नौकायन के खिलाड़ियों को बधाई दी। CSR फंड से 21 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा करते हुए खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। उनकी कला को भी देखा गया।
जिस प्रकार से इसको यानी उपयोगी बनाए रखना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए, इसको विकसित करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रही होगी। लेकिन हमने पूरे हरियाणा में, न केवल दमदमा झील बल्कि पूरे हरियाणा में कुछ चीजों पर फोकस किया है। और फोकस करने में जैसा जीव विविधता, जैव विविधता यानी प्रकृति के साथ जंतुओं का, जीव जंतुओं का जो जुड़ाव है, उनकी रक्षा सुरक्षा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य इस नाते से हमने विकास की दौड़ लगाई, बहुत सी चीजों का हम उपयोग अंधाधुंध करने लग गए, सोचा नहीं विचारा नहीं कि हमारे साथ रहने वाले जीव जंतु ये भी उतने ही उपयोगी हैं जितना मनुष्य शरीर है। अगर जीव जंतुओं की हमने चिंता नहीं की तो मनुष्य भी अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं खो बैठेगा। इस चिंता को आज दुनिया में बहुत लोग महसूस कर रहे हैं, तो उसी चीज को हम यहाँ कर रहे हैं। तो हमने प्रदेश में कई ऐसे प्रोजेक्ट चलाए हैं जिसके अंदर जीव जंतुओं का भी कुछ ना कुछ सुरक्षा हो सके। दूसरा, प्राकृतिक तौर पर प्रकृति की कुछ चीजें हैं उनकी सुरक्षा, खास करके पानी की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। आज पानी का दोहन या पानी का उपयोग जिस प्रकार से हमारी आवश्यकता के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, उसमें से संकट आगे चल करके क्या होने वाला है, इस पानी की उपलब्धता बहुत खतरे के लेवल तक पहुंच सकती है। कुछ इलाकों में जमीन के पानी की जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो हर वर्ष 10 फुट से ज्यादा पानी नीचे चला जाता है। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर पानी नीचे चला जाता है। अब पिछले 10-12 साल में ही ऐसा हमने कई स्थान देखे हैं जहां 25-25, 30 मीटर पानी नीचे चला गया, यानी 100 फुट से ज्यादा पानी नीचे चला गया है। अगर यही गति बनी रही तो आगे आने वाले 30-40 साल के अंदर हमारी अगली पीढ़ी हमें सिवाय गालियां देने के कुछ नहीं करेगी। वो प्रश्न चिन्ह लगाएंगे अपने पूर्वजों पर कि हमारे पूर्वज का बेवकूफ थे, सारा पानी उपयोग कर गए। हमें आज चिंता करनी चाहिए। ये चीजें कोई राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है। बता दें कि हरियाणा में विकास की ओर ले जाने के लिए मनोहर सरकार भरसक प्रयास कर रही है। जनता की भलाई के लिए नई नई योजनाएं भी हरियाणा वासियों के लिए ला रही है, ताकि इन योजनाओं के जरिए प्रदेश में आम जनता की भलाई का काम किया जा सके। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ हरियाणा भवन में बैठक की। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के अलावा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ बैठक की। बैठक में देश के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में हरियाणा की भागीदारी को लेकर के चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नीति आयोग देश को और सभी राज्यों का आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करता है। आयोग द्वारा राज्यों को दायित्व देने के साथ राज्य में लागू की जा रही नीतियों और कार्यक्रमों का विश्लेषण भी किया जाता है। इसी कड़ी में आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष बेरी अपनी टीम के साथ हरियाणा की प्रगति का जायजा लेने आए थे। जैसा हमको पता है कि नीति आयोग एक देश का ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट है जो देश भर में भी और सभी स्टेट्स के साथ भी जितने हमारे आगे बढ़ने के मार्ग हैं उन सब में हमारा मार्गदर्शन करता है। और नीति आयोग के जितने भी मार्गदर्शन में स्टेट्स को काम बताए जाते हैं, जो अपेक्षा की जाती है, वो सब हम आगे बढ़ाते हैं। और स्टेट्स में क्या कुछ हो रहा है वो हम नीति आयोग के लोगों को बताते हैं। तो आज हमारे बीच में श्री बेरी जी ये आए हुए हैं और नीति आयोग के नाते से बहुत ही इनका एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो क्या एज नीति आयोग में उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसमें अध्यक्ष हैं, तो उपाध्यक्ष इस नाते से
सुमन बेरी जी हैं और इन्होंने आज हमारा भाषण किया, तो मैं सुमन बेरी जी से निवेदन करूँगा कि ज़रूर हमारे सामने आज के विषय में, हरियाणा के संदर्भ में जितनी बातें हैं। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को देशवासियों का मार्गदर्शन करते हुए सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने ये कहा कि अगर भारत को विकसित होना है तो हर राज्य को आगे बढ़ना होगा। देश के प्रत्येक राज्य को आगे बढ़ने की योजना तैयार करनी होगी और इस विषय में आज हरियाणा राज्य की नीतियों व कार्यक्रमों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि हरियाणा इस दिशा में काफी आगे है। चर्चा रही आज की बैठक में किन मुद्दों को लेकर? देखिए, मतलब हरियाणा में बहुत तरक्की हुई है और हमारे अधिकारी हरियाणा के साथ मतलब चर्चा बातचीत करते रहते हैं, पर अब माननीय मुख्यमंत्री ने हमें बुलाया था ताकि हमारी मुलाकात हो सके और ताकि जो राज्य के सोच हैं, प्लान्स हैं आगे बढ़ाने के लिए। आपको पता है कि नीति आयोग मतलब हम मीडियम टर्म के बारे में सोचते हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने ये 15 अगस्त को मतलब हमें ये मार्गदर्शन दिया है कि 2047 तक विकसित भारत हो जाए। उसका क्या मतलब है? अगर भारत को विकसित होना है, हर राज्य को बढ़ना चाहिए और हर राज्य को अपना मतलब योजना, प्लान होना चाहिए और इस विषय में हरियाणा काफ़ी आगे पहुंचा है। तो हमने इनकी सोच थोड़ी हमें आपके साथ इन्होंने शेयर की कि कैसे सोच रहे हैं और मैं अपने तरफ से नीति आयोग से थोड़े इनको अपने आइडियाज़ शेयर किए। बात है कि भारत के मुकाबले में हरियाणा अभी थोड़ा ऊंचा है, तो अगर भारत विकसित हो जाए तो हरियाणा और भी उससे बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब है कि आजकल के जो देश हैं जो मतलब मिडिल इनकम से ज़्यादा विकसित माने जाते हैं ना, अब ये यूरोप वाले नहीं पर लैटिन अमेरिका। और मैंने ये सुझाव दिया कि जहाँ हम इस राज्य पहुँचना चाहता है वो मतलब और देशों को देख सकते हैं और हम उनको सहायता देंगे। दूसरी बात है कि आगे जाके मतलब ये क्लाइमेट चेंज का मतलब ये चुनौती होगा, पानी का चुनौती है, रोज़गार का चुनौती है। तो इन सब विषयों पे मतलब हरियाणा का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इस बारे में थोड़ी हमने बस व्यूज़ एक्सचेंज किए थे। सर, हरियाणा को अगर देखें जिस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, ईज ऑफ लिविंग की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के 100 से ज़्यादा अवार्ड जो हैं हरियाणा को मिले, आपको लगता है कि जिस दिशा में प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, मतलब हम सब माननीय प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन लेते हैं, पर मैंने ये भी कहा था कि हर भारत का राज्य एक किस्म का देश है, तो मतलब उसकी इतिहास अलग है, उसके एंडाउमेंट्स अलग हैं। तो भारत तभी मतलब बढ़ेगा अगर राज्य अपने स्ट्रेटजी से बढ़े। तो ज़रूरी जो आप कह रहे हैं इस करके ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हरियाणा पहुंचा है औरों से ऊंचा, और ये होता रहेगा, इस बात की मुझे कोई शक नहीं है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने यह कहा कि एक अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ होने के नाते वो दिल्ली और एनसीआर में पड़ने वाले राज्यों का विश्लेषण करते रहे हैं और उसमें पाया कि हरियाणा में काफी तरक्की हुई है। हरियाणा आर्थिक रूप से संतुलित है, जिसका मतलब है कि यहाँ कृषि भी है, उद्योग भी और IT भी। हरियाणा में रोजगार की ज्यादा समस्या नहीं है। हरियाणा मेरे मन में, और मैं इस रोल में सिर्फ 6 महीने हूँ, पर मेरा बैकग्राउंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में था। मैं इधर NCR का अध्यक्ष होता था, तो मुझे मैं तरक्की तो ज़रूर हुई है, पर हरियाणा एक ख़ास राज्य है कि काफ़ी इसकी इकोनॉमी बैलेंस्ड है। यहाँ मतलब कृषि भी है, उद्योग भी है, IT भी है, और रोज़गार की ज़्यादा समस्या नहीं है। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब हम जो बातचीत थी, अब आगे जाके मतलब क्या बदलेगा और कैसे बदलेगा। तो हाँ जी, You can express in English also. ओके फाइन, थैंक यू। नहीं, पर इट्स गुड फॉर मी टू प्रैक्टिस हिंदी। तो अगर आपके व्यूअर्स को समझ आ जाए। हाँ हाँ, नहीं तो बात ऐसी है कि Haryana has transitioned from being a largely agricultural economy to being a much more diversified state. But now, two challenges are there for India and for Haryana. Firstly, in general, industrial economies start to become service economies. And second, particularly for Haryana, the issue of water is one aspect of climate change. So the strategy for the future has to take account of what happens when a state or a country becomes richer, and also the fact that the natural environment, the global environment is going to be different. But मुझे मतलब खुशी हुई कि अभी से और अभी भी ये राज्य बहुत विश्व के तरफ देख रहा है, एक्सपोर्ट्स और मतलब कृषि का, और शायद लोगों को मतलब लेबर फोर्स को भी मतलब फैसिलिटेट करना, ये सब कुछ सही है और ठीक है। I think the challenge is how to benefit from being close to a giant city, Delhi NCAR, but still to benefit from, as it were, still to benefit, still to enjoy engagement with the rest of the world. And so we talked about logistics and the importance of logistics, ताकि Haryana can be a competitive exporter. So my vision of Haryana, just on the basis of the presentation, is that it will keep going up the, as it were, skill ladder, the value-added ladder. It will not be competing with other states on the basis of just cheap labor. It will need to invest in the skills of its labor. आपको बता दें कि बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने हरियाणा की जमकर तारीफ की है। सुमन बेरी ने कहा कि हरियाणा में बहुत तरक्की हुई है और भारत के राष्ट्रीय स्तर के मानकों की तुलना में हरियाणा काफी ऊपर है। लोहारू पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के किसानों को सिंचाई सुविधाएं
मुहैया करवाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए की लागत से बढ़ाई यमुना की क्षमता की जा रही है और इसी के बाद ही दक्षिण हरियाणा की नहरों में 25% पानी की बढ़ोतरी हो जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल लोहारू पहुंचे। कृषि मंत्री ने जनसंपर्क अभियान के तहत दिघावा, सिंघानी, गिगनाऊ, छोपाखोद, ढाड़ीठोला सहित कई गांवों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया करवाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए की लागत से जमुना की क्षमता बढ़ा रही है। इसके पश्चात दक्षिण हरियाणा की नहरों में 25% पानी की बढ़ोतरी हो जाएगी। लोहारू विधानसभा क्षेत्र में कोई नहर, माइनर, सब माइनर को पुनर्निर्माण के बिना नहीं रहने दिया जाएगा। किसान के हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना और यहां के किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ही उनका लक्ष्य है, जिसमें पूरे हलके में लगातार सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। लोहारू क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री ने उनके आग्रह पर 250 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने उनका आग्रह माना है। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके आग्रह पर लोहारू विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न 55 गाँव में व्यायामशाला, जिम, 4 गाँव में कम्युनिटी सेंटर, 4 गाँव में सब हेल्थ सेंटर के भवन, 10 सब माइनों का पुनर्निर्माण, 36 गाँव के जोहड़ों और तालाबों को पाइपलाइन से जोड़ना, 13 गाँव में स्वच्छ जल के लिए स्वतंत्र जलघर व बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण, 3 गाँव में आरयूबी का निर्माण करने, 11 गाँव में स्टेडियम निर्माण करवाने, सिंघानी में शहीद स्मारक, लोहारू सीएचसी को अपग्रेड करके अस्पताल का दर्जा देने, खेड़ा में सिंचाई भवन का निर्माण करवाने, लोहारू के लोक निर्माण विश्राम गृह को आधुनिक रेस्ट हाउस के निर्माण करवाने, बहल में सब तहसील के भवन का निर्माण करवाने, लोहारू में एक छत के नीचे सभी कार्यालयों को लाने के लिए मिनी सचिवालय का विस्तार करवाने, सिवानी के नए बस अड्डे में हरियाणा राज्य परिवहन का सब डिपो स्थापित करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। लोहारू, बहल, डिघावा व सिवाली की नई अनाज मंडियों की स्थापना व सुधारीकरण किया जा रहा है। लोहारू और सिवानी में नई अनाज मंडी भी प्रस्तावित है, जो करीब 20-20 एकड़ में बनाई जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी का किसानों की तरफ विशेष ध्यान है और किसानों में भी खासकर दक्षिण हरियाणा के किसान हैं जो पानी से वंचित रहते हैं, उसके लिए पानी की नई नई योजनाएं बनाई है। एक तो जमुना का जो कैपेसिटी बढ़ाई है, उसके पैरेलल जो एक अलग से नहर बनाई है, उससे क्या होगा कि हमारे दक्षिण के हरियाणा के अंदर कम से कम 25% पानी बढ़ जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का किसानों की तरफ विशेष ध्यान है। दक्षिण हरियाणा में नई परियोजनाओं के समान विकास हो रहे हैं। जमुना की कैपेसिटी बढ़ाने से दक्षिण हरियाणा को 25% अधिक नहरी पानी मिलेगा और दक्षिण हरियाणा के किसानों को सिंचाई सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से जमुना की क्षमता बढ़ाई जा रही है। मनोहर सरकार के कार्यकाल में कृषि और किसान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि धीरे धीरे गाँव की तस्वीर पूरी तरह से बदलती जा रही है और गाँव का विकास भी तेजी से किया जा रहा है। अब देखिए, सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग मनोहर सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। कल फिर होगी मुलाकात। आज के लिए इतना ही हरियाणा डायरी में।